दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा के लिए एनसीईआरटी पुस्तकों की उपादेयता को देखते हुए एनसीईआरटी श्रृंखला प्रारंभ की गई है ताकि आप सभी प्रमुख अवधारणाओं, सिद्धांतों, विचारों और महत्वपूर्ण शब्दावलियों को आसानी से समझ सकें। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है 7वीं कक्षा के इतिहास, हमारे अतीत भाग 2 का अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। इसमें आप जानेंगे मुगल कौन थे, अर्थात ये किनके वंशज थे, मुगलों के प्रारंभिक सैन्य अभियान और उनके महत्व, प्रमुख मुगल सम्राटों बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के बारे में, तथा मनसबदार व जागीरदार यानी मनसबदारी व जागीरदारी प्रथा, अकबर की प्रमुख नीतियां और 17वीं शताब्दी और उसके बाद मुगल साम्राज्य के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एनसीईआरटी इतिहास 7वीं कक्षा का अध्याय 4 मुगल साम्राज्य। दोस्तों मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां पर लोगों और संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना बहुत कठिन कार्य था। अपने पूर्ववर्ती यानी उनके पहले जो शासक रहे हैं, इनके विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और एकीकरण का वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधि के लिए ही संभव जान पड़ता था। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में क्या हुआ? तो दोस्तों 16वीं सदी के उत्तरार्ध से ही इन्होंने दिल्ली और आगरा को अपने राज्य का विस्तार शुरू किया और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अधिकार कर लिया था। मुगलों ने प्रशासन के ढांचे और शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव से उपमहाद्वीप में उसके बाद आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपना संबोधन करते हैं, तो प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान जो कि दिल्ली का लाल किला है, उसकी प्राचीर से राष्ट्र को संबोधन किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर लाल किले का अद्भुत चित्र दिया गया है। यहीं से प्रधानमंत्री 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को संबोधित करते हैं। आइए देखते हैं मुगल कौन थे। दोस्तों आइए जान लेते हैं जिनके बारे में मुगल हम लोग अगर जो बाबर, हुमायूं या अकबर का नाम आता है तो हम नाम लेते हैं कि ये मुगल सम्राट थे या मुगल शासक थे। मुगल कौन थे? दोस्तों मुगल जो थे वो दो महान शासकों के वंशज थे। दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से वे चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के उत्तराधिकारी थे और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। तो देखिए याद कर लीजिए, माता की ओर से वो चीन और मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज खां के और पिता की ओर से तैमूर के उत्तराधिकारी थे। लेकिन मुगल जो थे वो अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इस कारण था क्योंकि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चंगेज खां एक ऐसा शासक था जो आतताई शासक था। उसने सैकड़ों व्यक्तियों का नरसंहार किया, लूटपाट किया और उन पर शासन किया था। इसलिए मुगल जो है वो अपने आप को मंगोल कहलवाना नहीं पसंद करते थे, जबकि माता की ओर से वो मंगोल शासक चंगेज खां और पिता की ओर से तैमूर के वंशज थे। दोस्तों यही जो स्मृतियां थीं, ये मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल जो थे तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे, ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया था। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है, इसमें तैमूर और उसके उत्तराधिकारी मुगल सम्राटों का एक लघु चित्र जो कि 1702 से 12 के बीच में है, ये प्रकाशित हुआ था। मध्य में तैमूर है, उसके दाहिनी ओर उसका पुत्र मीरन शाह, दाहिनी ओर जो है उसका पुत्र मीरन शाह है और उसके बाद मीरन शाह जो कि बाबर का लकड़दादा था और उसके बाद अबू सैद बाबर के दादा, तैमूर के बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा जो बाबर के परदादा रहे और उमर शेख बाबर के पिता। तैमूर के दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुगल सम्राट बाबर,
अकबर और शाहजहां हैं और उनकी दाईं ओर उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब हैं। तो दोस्तों तैमूर जो था वो जो मुग़ल अपने को तैमूर का वंशज कहलवाना पसंद करते थे, चंगेज़ खां का नहीं। और मुग़ल शासकों ने अपनी वंशावली का जो प्रदर्शन था वो चित्र बनवा कर किया और प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया। अब देखते हैं मुग़ल सैन्य अभियान। तो मुग़लों का सैन्य अभियान क्या था और ये कैसे प्रारंभ हुआ था? दोस्तों प्रथम मुग़ल शासक बाबर था, जिसका शासनकाल 1526 से 1530 ईस्वी था। इसने 1494 में फरगाना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था। उसकी उम्र उस समय केवल 12 वर्ष थी और मंगोलों की दूसरी शाखा जो उज़्बेक थे, उनके आक्रमण के कारण उसे अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी थी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया और 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। दोस्तों ये मुग़ल फौज है, देखिए अभियान पर किस तरह से चल रही है और मुग़लों के प्रमुख सैन्य अभियान आप आगे की सूची में देखेंगे। दोस्तों जैसे ये देखिए मुग़लों ने 16वीं शताब्दी के युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था और जो तोप के प्रयोग थे ये पहली बार तोप और गोलीबारी का इस्तेमाल हुआ था। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से उपयोग किया था। आगे देखिए एक तालिका है, ये मुग़ल सम्राटों की तालिका है जिसमें प्रमुख अभियान और घटनाएं हैं। इनको आइए हम क्रम से पढ़ते हैं। देखिए बाबर जो है 1526 से 1530 तक यहाँ पर भारत पर शासन किया था। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर ने इब्राहिम लोदी और उसके अफ़गान समर्थकों को हराया था। 1527 में खानवा में राणा सांगा राजपूत राजाओं और उसके समर्थकों को हराया। 1528 में चंदेरी के युद्ध में राजपूतों को हराया और अपनी मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुग़ल नियंत्रण स्थापित किया था। बाबर का जो पुत्र था वो हुमायूं था। उसका शासनकाल दो भागों में बटा है, 1530 से 40 और 1555-56। हुमायूं अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का उसने बंटवारा कर दिया और प्रत्येक भाई को एक प्रांत मिला। उसका एक भाई मिर्ज़ा कामरान था। उसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफ़गान प्रतिद्वंदियों के सामने कमज़ोर पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया था। शेर खान जिसका कि नाम आप जानते हैं शेर शाह सूरी था, उसने हुमायूं को 2 बार हराया, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज में। इन हारों से उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। इसके अलावा ईरान में हुमायूं ने सफ़ाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है अकबर। तो हुमायूं का उत्तराधिकारी जो था वो अकबर था। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर सम्राट बना था और उसके शासनकाल को 3 अवधियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है 1556 से 1570। इसमें अकबर अपने संरक्षक बैरम खां और अपने घरेलू कर्मचारियों से स्वतंत्र हो गया। उसने सूरी और अन्य अफगानों, निकटवर्ती राज्यों मालवा और गोंडवाना और अपने सौतेले भाई मिर्ज़ा हाकिम और उज़्बेकों के विद्रोहों को दबाने के लिए सैन्य अभियान चलाए। 1568 में सिसौदियों की राजधानी चित्तौड़ और 1569 में रणथंभौर पर कब्जा कर लिया था। दूसरा चरण 1570 से 1585 के बीच है। इसने गुजरात के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू किया और इन अभियानों में उसने पूरब में बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अभियान चलाए और 1579-80 में मिर्ज़ा हाकिम के पक्ष में हुए विद्रोह ने इसे और भी जटिल कर दिया था। तीसरा चरण 1585 से 1605 के बीच है, जब अकबर के साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए गए, सफाविदों को हराकर कांधार पर कब्जा कर लिया गया और कश्मीर को भी जोड़ लिया गया। मिर्ज़ा हाकिम की मृत्यु के बाद काबुल को भी उसने अपने राज्य में मिला लिया था और दक्कन यानी दक्षिण भारत के जो अभियान थे उनकी शुरुआत हुई और बरहार, खानदेश और अहमदनगर के कुछ हिस्सों को भी अकबर ने अपने राज्य में मिला लिया था। और शासन के अंतिम वर्षों में अकबर की सत्ता राजकुमार सलीम के विद्रोहों के कारण लड़खड़ाई थी। वहीं सलीम आगे चलकर सम्राट जहांगीर कहलाया। दोस्तों जहांगीर ने 1605 से 1627 तक शासन किया और उसने अकबर के सैन्य अभियानों को आगे बढ़ाया था।
मेवाड़ के सिसोदिया शासक अमर सिंह ने मुगलों की सेवा स्वीकार की और इसके बाद सिख, अहोम और अहमदनगर के खिलाफ अभियान चलाए गए जो पूरी तरह से सफल नहीं हुए। जहांगीर के शासन के अंतिम वर्षों में राजकुमार खुर्रम, जो बाद में सम्राट शाहजहां कहलाया, उसने विद्रोह किया और जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने शाहजहां को हाशिए पर धकेलने के प्रयास किए, लेकिन वो असफल रही। शाहजहां का जो शासनकाल है दोस्तों, ये 1627 से 1658 तक है। दक्कन में शाहजहां के अभियान जारी रहे। अफगान अभिजात खान जहान लोदी ने विद्रोह किया और पराजित हुआ। जहां शाहजहां ने अहमदनगर के विरुद्ध अभियान किया जिसमें बुंदेलों की हार हुई और ओरछा पर कब्जा कर लिया गया। उत्तर पश्चिम में बल्ख पर कब्जा करने के लिए उज्बेकों के विरुद्ध अभियान हुआ जो असफल रहा। इसके कारण कंधार सफाविदों के हाथ में चला गया और 1632 में अंततः अहमदनगर को मुगलों के राज्य में मिला लिया गया और बीजापुर की सेनाओं ने सुलह के लिए निवेदन किया। 1657-58 में शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध शुरू हो गया। इसमें औरंगजेब की विजय हुई और दारा सिकोह समेत उसके तीनों भाइयों को मौत के घाट उतार दिया गया। शाहजहां का उसका शेष जीवन आगरा के किले में कैद कर दिया गया था। औरंगजेब, इसका शासनकाल 1658 से 1707 रहा। 1663 में उत्तर पूर्व में अहोमों की पराजय हुई, लेकिन 1680 में उन्होंने पुनः विद्रोह कर दिया और मराठा सरदार शिवाजी के विरुद्ध मुगल अभियान इस समय सफल रहे, लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी का अपमान किया और शिवाजी आगरा स्थित मुगल खाने से भाग निकले। राजकुमार अकबर ने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया जिसमें उसे मराठों और दक्कन की सल्तनत का सहयोग मिला था, इसलिए वह सफाविद ईरान भाग गया और अकबर, जो उसका एक पुत्र था, अकबर के विद्रोह के बाद औरंगजेब ने दक्कन के शासकों के विरुद्ध सेनाएं भेजी। 1685 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा को मुगलों ने अपने राज्य में मिला लिया। तो याद रखिएगा, गोलकुंडा और बीजापुर को मुगलों ने औरंगजेब के शासनकाल में मिलाया था और 1698 में औरंगजेब ने दक्कन में मराठों, जो छापामार पद्धति का प्रयोग कर रहे थे, उनके विरुद्ध अभियान प्रबंध स्वयं किया और औरंगजेब को उत्तर भारत में सिख, जाट, सतनामियों और उत्तर पूर्व में अहोम और दक्कन में मराठों के विद्रोहों का सामना करना पड़ा और उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए युद्ध शुरू हो गया था। यहाँ पर देखिए, अकबर का शासन जो 1605 ईस्वी में था, उस समय जो अकबर के शासनकाल में काबुल, कांधार से लेकर बंगाल, उड़ीसा और बरार प्रदेश, जिसके अंदर सिंध, गुजरात, मालवा, आगरा, मथुरा, फतेहपुर सीकरी, पंजाब, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लाहौर आदि शामिल थे। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था अकबर के शासनकाल में। दोस्तों, राजपूतों के साथ मुगलों की शादियां भी हुई थी और ये उनके राजनीतिक जो विस्तार है, अपने साम्राज्य विस्तार, उसका एक भाग था। दोस्तों, उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं क्या थीं, इसके बारे में जानते हैं। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे। इसमें बड़े पुत्र को अपने पिता का उत्तराधिकारी माना जाता था ज्येष्ठाधिकार में, लेकिन उत्तराधिकार में वे शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। मुगलों ने बड़े बेटे को पूरा राज्य या पूरा उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। इस उत्तराधिकार के नियम में या मुगल उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था और इसके कारण सहूलियत भी होती थी कि सभी को शासन का कार्य मिलता था, लेकिन राज्य जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर भी हो जाता था और कई प्रकार के विद्रोह भी होने लगते थे। मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध किस प्रकार रहे? दोस्तों, मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार किया था। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली और राजपूतों से मुगलों का बहुत समय तक जो है वो उनका युद्ध चला और क्योंकि राजपूतों ने काफ़ी समय तक उनकी सत्ता स्वीकार नहीं की थी। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों का विवाह करके उच्च पद प्राप्त किया, लेकिन कई ने विरोध भी किया था। जैसे जहांगीर की माँ, जो कछवाहा की राजकुमारी थी, वह अंबर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी, वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी।
दोस्तों, सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे। मुगलों को भारी विरोध का सामना राजपूतों से करना पड़ा था। इसमें सिसोदिया राजपूतों ने लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से मना किया, लेकिन जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, लेकिन इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। इस कारण शिवाजी मुगल सत्ता स्वीकार करने आए तो औरंगजेब ने उनका अपमान किया था, और इस अपमान का जो परिणाम हुआ था वो ये हुआ था कि मराठों ने विद्रोह में, औरंगजेब के पुत्रों के विद्रोह में उनका साथ दिया था। अब आइए देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण मनसबदार और जागीरदार। दोस्तों, इनसे प्रश्न सामान्य अध्ययन में बहुत पूछे जाते हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों का प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में जो सरदार थे वो ज़्यादातर तुर्की, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को शामिल करना शुरू कर दिया। और मुगलों की सेवा में आने वाले जो नौकरशाह थे वे मनसबदार कहलाए। तुर्की जो थे उनको तुरानी कहा जाता था, और ईरान के जो लोग थे उनको ईरानी कहा जाता था। दोस्तों, मनसबदार शब्द क्या है? तो मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिनको कोई मनसब यानी सरकारी हैसियत या सरकारी पद मिलता था। यह मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, यानी इसका जो क्रम था वो हायरार्किकल था। इसके जरिए पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो मनसबदार ऐसा व्यक्ति होता था जिसे सरकार या प्रशासन में कोई बड़ा पद मिलता था। उसके पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व, सरकारी हैसियत इससे निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर करता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। जात की कई श्रेणियाँ थी दोस्तों। जातों की श्रेणियों में देखिए, 5000 जात वाले अभिजातों का दर्जा 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, और अकबर के शासनकाल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासनकाल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई थी, और इसका अर्थ यही है कि राज्य का खर्च जो है बढ़ गया था। मनसबदार यानी जो सैन्य उत्तरदायित्व तो मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उनको अपने घुड़सवार रखे जाने पड़ते थे, और मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे और सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे। इन कार्रवाइयों के बाद ही उन्हें सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। मनसबदार वेतन जो होता था वो राजस्व एकत्र करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिनको कि जागीर कहा जाता था। जो मनसबदार थे या बड़े ओहदे वाले लोग थे, उनको अपना वेतन राजस्व एकत्र करने वाली भूमि से पाते थे, जिनको जागीर कहा जाता था, और जो तकरीबन इक्ता के समान थी। इक्ता जो है, आपने सल्तनत काल की विशेषताओं में पढ़ा है, तो ये लगभग इक्ताओं के समान थी, लेकिन मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे और न ही उन पर प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, और वह राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के किसी अन्य भाग में सेवारत रहते थे। देखिए, यहाँ पर एक चित्र में अपने सवारों के साथ एक मनसबदार अभियान पर जाता हुआ दिखाया गया है। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में जागीरों का सावधानीपूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व जो था वो मनसबदार के वेतन से बहुत कम होता था। मनसबदारों की संख्या में भी वृद्धि हुई, जिसके कारण उन्हें जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार करना पड़ता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई, लेकिन कई जमींदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे जितना राजस्व वसूल कर सकें कर लें, और अपने शासनकाल के अंतिम वर्षों में औरंगजेब इन परिवर्तनों पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इस कारण किसान जो थे, क्योंकि जो राजस्व का स्रोत था प्रमुख रूप से वो भूमि कर था राजस्व के रूप में, तो किसानों को बहुत
अधिक कष्ट और मुसीबतों का सामना करना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, शाहजहां के राज्यकाल में एक लघु चित्र है। यहाँ पर एक भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए और एक अधिकारी गरीब किसान को दिखाया गया है। एक कर अधिकारी गरीब किसान को सजा देते हुए यहाँ पर दिखाया गया है। अब आइए देखते हैं जब्त और जमींदार। तो मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन किसानों की उपज से मिलने वाला राजस्व था और अधिकतर स्थानों पर किसान ग्रामीण कुलीन यानी मुखिया या स्थानीय सरदारों के माध्यम से राजस्व देते थे। समस्त जो मध्यस्थ थे या बिचौलिए थे, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हों या शक्तिशाली सरदार हों, मुगल के एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। तो अकबर के राजस्व मंत्री जो थे टोडरमल ने 10 साल की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमत और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया। दोस्तों अकबर के राजस्व मंत्री जो राजस्व और भूमि प्रबंधन था उसके मंत्री टोडरमल थे और इन्होंने 1570 से 1580 के बीच की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानीपूर्वक सर्वेक्षण किया और इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नकद के रूप में कर निश्चित कर दिया गया। प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडल में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता है। तो दोस्तों जब्त जो था वो गणना के आधार पर प्रत्येक फसल पे नकद राजस्व कर जब्त कहा जाता था और ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानीपूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया था। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली होते थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में वे विद्रोह कर सकते थे और कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह करते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर में ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों एक विशेष अध्ययन अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा और देखिए अकबरनामा और आईने अकबरी के बारे में। अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वह उसके शासनकाल का इतिहास लिखे। अबुल फजल ने यह इतिहास 3 जिल्दों में लिखा और उसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द में अकबर के पूर्वजों का बयान है, दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का और तीसरी जिल्द आईने अकबरी है और इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व और साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत वर्णन है। आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकी विवरण। तो अकबरनामा और आईने अकबरी में आप स्पष्ट हो जाइए कि अकबर के दरबारी अबुल फजल ने जो है वो इतिहास लिखा। अकबर के शासनकाल का इतिहास लिखने के लिए उसने कहा था तो उसने अकबरनामा नाम से इतिहास लिखा था और इसमें जो है आईने अकबरी उसका तीसरा भाग है जिसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। आइए जानते हैं अकबर की नीतियाँ। दोस्तों प्रशासन के मुख्य अभिलक्षण अकबर ने निर्धारित किए थे और इनका विस्तृत वर्णन अबुल फजल की अकबरनामा विशेषकर आईने अकबरी में मिलता है। अबुल फजल के अनुसार साम्राज्य कई प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें सूबा कहा जाता था। तो सूबा याद रखिएगा सूबा जो है वो प्रांतों को कहा जाता था और सूबों के शासक सूबेदार कहलाते थे जो राजनीतिक और सैनिक दोनों प्रकार के कार्यों का निर्वाह करते थे। प्रत्येक प्रांत में एक वित्तीय अधिकारी होता था जिसको कि दीवान कहा जाता था। कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार को अन्य अफसरों का सहयोग प्राप्त होता था जैसे कि बख्शी जिसको सैनिक वेतनाधिकारी कहा जाता था, सदर या धार्मिक और धर्मार्थ किए जाने वाले कार्यों का मंत्री, फौजदार, सेना नायक और कोतवाल जो है नगर का पुलिस अधिकारी होता था। इन सभी का सहयोग सूबेदार को मिलता था। अकबर के जो अभिजात थे वो बड़ी बड़ी सेनाओं का संचालन करते थे और बड़ी मात्रा में राजस्व खर्च कर सकते थे। जब तक वे वफादार रहे साम्राज्य का कार्य सफलतापूर्वक चला, लेकिन 17वीं सदी के अंत तक कई अभिजातों ने अपने स्वतंत्र ताने बाने बुन लिए थे जिसके कारण साम्राज्य के प्रति उनकी वफादारी और निजी हितों के कारण ये साम्राज्य जो है कमज़ोर होता गया।
1570 में दोस्तों 1570 में अकबर ने जब अकबर उस समय फतेहपुर सीकरी में था, तो उसने उलेमा, ब्राह्मणों, जेसुइट पादरी और जरथुष्ट धर्म के अनुयायियों के साथ धर्म के मामलों पर चर्चा शुरू की और ये चर्चाएं इबादत खाना में हुई। इबादत खाना पूजा स्थल होता है या ऐसे स्थल जहां पर अकबर धर्म संबंधी चर्चाएं करता था। इस विचार विमर्श में अकबर की ये समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मतान्धता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। उनकी शिक्षाएं प्रजा के बीच विभाजन और असामंजस्य पैदा करती हैं। ये अनुभव अकबर को सुलह ए कुल या सर्वत्र शांति के विचार की ओर ले गए और सहिष्णुता की ये धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी, बल्कि इसका केंद्र बिंदु जो था वो नीति शास्त्र की एक व्यवस्था थी कि ये सर्वत्र लागू की जा सकती थी और इसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल दिया जाता था। दोस्तों, अबुल फजल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की और शासन के इस सिद्धांत को जहांगीर और शाहजहां ने भी अपनाया था। यहाँ पर देखिए, इस चित्र में देखिए, इबादत खाना में अकबर विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक शब्दावली है दोस्तों, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव, ये बाद में आएगा। लेकिन मतान्धता क्या होता है? तो दोस्तों, ऐसी व्याख्या या कथन जिसे अधिकारपूर्ण कहकर यह आशा की जाए कि उस पर बिना कोई प्रश्न उठाए स्वीकार कर लिया जाए। सुलह कुल क्या था? तो दोस्तों, अकबर की जो सुलह ए कुल की नीति थी, उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। इसलिए उसके विशाल साम्राज्य में, जिसके चारों ओर की सीमाएं केवल समुद्र से निर्धारित होती थीं, विरोधी धर्मों के अनुयायियों और तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ पर असहिष्णुता का मार्ग बंद था। यहाँ सुन्नी और शिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे और ईसाई और यहूदी एक ही गिरजाघर में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति यानी सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया था। दोस्तों, 17वीं शताब्दी और इसके बाद मुगल साम्राज्य का क्या हाल हुआ, उसके पहले आइए देखते हैं नूरजहां, जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का प्रभाव। दोस्तों, नूरजहां का नाम मेहरुन्निसा था। उसने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। दोस्तों, नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति वफादार रही और उसको समय समय पर सहयोग देती रही। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिसमें एक ओर स्वयं उसके खिताब उत्कीर्ण थे और दूसरी ओर एक वाक्य की रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश है और यह चौकोर मोहर बताती है कि उदात्त और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। गोल मोहर के अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई हैं और हम कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। तो नूरजहां का जो प्रभाव था जहांगीर के दरबार पर, वो बहुत अधिक रहा था और वो सबसे प्रिय भी थी। अब आइए देखते हैं 17वीं शताब्दी और उसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थिति क्या थी। दोस्तों, मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक और सैनिक कुशलता के कारण वाणिज्यिक समृद्धि हुई, आर्थिक वृद्धि हुई। विदेशी यात्रियों ने वैसा धनी देश बताया जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता है, लेकिन यही यात्री इसकी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित रह गए। सामाजिक असमानताएं बहुत थीं, क्योंकि गरीबी भी बहुत अधिक थी, तो कुछ लोग बहुत अमीर थे। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेज से पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 थे और कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61% और स्वयं उनके व उनके सवारों को वेतन के रूप में दिया जाता था। मुगल सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे और इस खर्च से शिल्पकार और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे। लेकिन राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसान और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था।
इसमें जो लोग बहुत गरीब थे वे मुश्किल से ही अपना पेट भर पाते थे और उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में औजारों और अन्य वस्तुओं का निवेश करने की बात वे सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे, लेकिन गरीब व्यक्ति और भी गरीब होता जा रहा था। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता पतन की ओर बढ़ती गई, वैसे वैसे भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इसके बाद कुछ नए वंश भी स्थापित किए गए। हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों में लोगों ने अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, फिर भी 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। इनके बारे में हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। दोस्तों, राजा और रानियां ये अन्यत्र है। 16वीं सदी में मुगलों के लगभग समकालीन संसार के विभिन्न भागों में कई महान राजा रानी थे। इनमें ऑटोमन तुर्की का सुल्तान सुलेमान शामिल था। उसके राज्य में ऑटोमन राज्य का विस्तार यूरोप की ओर हुआ था। उसने हंगरी को अपने राज्य के साथ मिला लिया और ऑस्ट्रिया को घेर लिया। उसकी फौजों ने बगदाद और इराक भी हथिया लिया था। मोरक्को तक, उसके उत्तरी अफ्रीका तक बहुत सा हिस्सा ऑटोमान सत्ता को मानता था। सुलेमान ने ऑटोमान नौसेना का पुनर्गठन किया और पूर्वी भूमध्य सागर के इलाकों पर इस नौसेना के प्रभुत्व की वजह से स्पेन के साथ उसकी प्रतिस्पर्धा हुई। अरब सागर में इस नौसेना ने पुर्तगालियों को चुनौती दी और सम्राट को अल कानूनी या विधि निर्माता का खिताब दिया गया, क्योंकि उसके शासनकाल में बड़ी संख्या में नियम कानून बनाए गए थे। इन नियमों का लक्ष्य ये था कि बढ़ते हुए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक तरीकों का मानकीकरण हो, ताकि किसानों और बेगार और भारी करों से बचाया जा सके। आगे चलकर 17वीं शताब्दी में ऑटोमन क्षेत्र में जब सार्वजनिक व्यवस्था का पतन हुआ, तो सुलेमान कानूनी के काल को आदर्श शासनकाल के रूप में याद किया जाने लगा। दोस्तों, अकबर के अन्य समकालीन शासकों में इंग्लैंड की शासक जो रानी एलिजाबेथ थीं 1558 से 1603, ईरान का सफाविद शासक शाह अब्बास था और उससे कहीं ज़्यादा विवादास्पद रूसी शासक जार इवान चतुर्थ बेसिल एविच, जिसका शासनकाल 1530 से 1584 तक था, जो इवान दी टेरिबल के नाम से कुख्यात है। तो दोस्तों, ये था मुगल साम्राज्य के बाद अतिरिक्त जानकारी कि मुगल शासक जब भारत में था तो उस समय दुनिया के अन्य क्षेत्रों में कौन कौन से बड़े राजा रानी शासन कर रहे थे। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पढ़ा एनसीईआरटी विज्ञान हमारे अतीत भाग 2, जो कि 7वीं कक्षा के विज्ञान का अध्याय 4 था, मुगल साम्राज्य। मुझे आशा है कि मुगल साम्राज्य के बारे में जो छोटी और बारीक जानकारी है वो इस अध्याय से आपको मिल गई होगी, और समझने के लिए या अवधारणाओं को समझने के लिए एनसीईआरटी की पुस्तकों की महत्ता को ध्यान में रखते हुए ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के अध्यायों में और भी विस्तार से और अन्य शासनकालों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।